गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल के आपके अप टू 20 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। उसके आगे से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 डला हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक की सीक्वेंस में नंबर में मिस्टेक हो गया है, तो उसको माइंड मत करना। 20 के बाद वाला ही कंटिन्यूएशन है ये, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इट सप्लाई ब्लड टू, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अपन पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ चुके। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपके किसको ब्लड सप्लाई देती है? आपके ब्रेन को। दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट ने आज अटेम्प्ट मार लिया होगा, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, चलो नहीं भी याद आया, नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, अब हार्ट लीवर किडनी तो होगा नहीं, ब्रेन ही होगा। नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा तो नहीं किया किसी ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज, इसमें लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट टिपिकल ऑफ द क्लास मैमेलिया। आपकी मैमेलिया क्लास का इनमें से कौन सा टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? पहला ऑप्शन 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। 7 सर्वाइकल वर्टिब्राज होती है मैमल्स के अंदर, अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रिब्स स्टर्नम वाला जो अपन ने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, स्केलेटल सिस्टम क्या है? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास, यहाँ पर भी अपन को पता है, ठीक है। वो तो मैं उधर रिब्स पे चली गई। थीकोडॉन डेंटिशन होता है, ये भी आपको पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया है तब। थीकोडॉन डेंटिशन क्या होता है आपको पता है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, द कोडोंट नहीं है, थीकोडोंट है, थोड़ा सा स्पेस डाल दिया उन लोगों ने बाई मिस्टेक, तो लेकिन ये थीकोडॉन डेंटिशन क्या होता है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। पता होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। alveolar lungs and the 10 pair of cranial nerves. Fourth one is the correct option regarding to this question. Reason, आपके mammals के अंदर तो mammalia और reptiles मैमलिया क्लास के अंदर एज इट इज दे रखा है, आपके 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ठीक है। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो है ये आपको एम्फीबियंस, फिशेस और रेप्टाइल्स के अंदर देखने को मिलता है, और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर आपकी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है, ठीक है। समझ में आया? 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इनके अंदर है, एम्फीबियन फिशेस वाले क्लासेस के अंदर है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स क्लास मैमल का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स ये आपके मैमलिया क्लास के नहीं है कैरेक्टर, ये मैमलिया क्लास के अंदर होती है आपकी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जैसे क्रेनियल नर्व्स, मैंने बताया था ना आपको उधर भी, इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ क्वेश्चन टाइप्स, जो जैसे अपन ने क्या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये सब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन के थ्रू ऐसा अलग से स्पेशल पॉइंट कुछ कुछ बनाने के थ्रू क्वेश्चन की तरह से इसके अंदर आपको थ्योरी डिलीवर की है। तो ये इसलिए यहाँ पे लिखा था 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, लिख लेना किसके अंदर होता है, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मैमल्स के अंदर होता है 12 पेयर, ठीक है। ऐसे ही पार्किंसंस डिसीज, पहले तो इसलिए पार्किंसन डिसीज जो है आपके डोपामीन के हाइपोसीक्रीशन की वजह से होता है। पार्किंसन डिसीज के बारे में कुछ बता रही हूं मैं। इट इज ड्यू टू हाइपोसीक्रीशन ऑफ डोपामीन एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेमर एंड प्रोग्रेसिव रिजिडिटी ऑफ मसल्स, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, पार्किंसंस डिसीज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेमर्स एंड प्रोग्रेसिव रिजिडिटी ऑफ लिम्स. It is caused by the degeneration of brain neuron that involved in the movement control and make use of neurotransmitter. Options are there. कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मैंने बताया किसके हाइपोसीक्रीशन की वजह से हो रहा है, ये डोपामीन के। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा है कि पार्किंसन डिसीज जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताएं कि क्या क्या होता है उसके अंदर। दैट इज द ट्रेमर्स एंड प्रोग्रेसिव रिजिडिटी ऑफ लिम्स। तो उसने बोला है इसका रीजन है कि आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स का डिजनरेशन हो चुका है, जो कि आपके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, जो ब्रेन के न्यूरॉन, उनके डिजनरेशन की वजह से आपकी डिजीज होती है,
इसमें किस न्यूरोट्रांसमीटर का यूज होता है? तो इट इज ड्यू टू डोपामीन, दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और ये टैगलाइन जो मैंने आपको बताई थी अभी इसके, ये भी लिख लेना आप पार्किंसंस डिसीज ऐसा करके कि इट इज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ डोपामीन। डोपामीन के हाइपोसिक्रीशन की वजह से होता है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेमर्स एंड प्रोग्रेसिव रिजिडिटी ऑफ लिम्स। ठीक है, जैसे आपको थ्योरी देने की जगह क्वेश्चन के थ्रू से, इनके थ्रू मैंने आपको थ्योरी डिलीवर करने की कोशिश की है इसमें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको पता होना चाहिए अब, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड? मिसमैच ढूंढना है आपको। ऑलरेडी अपन सारे पढ़ चुके हैं, सबके फंक्शंस ऐसे ही टोल्ड यू लास्ट क्लास में पढ़ाते हुए भी बोलते फंक्शन सबके बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज सेरिब्रम एंड वॉलंटरी एक्टिविटी। सही है गलत है फंक्शन इसका? सही है। सेरिब्रम कंट्रोल ऑल द वॉलंटरी, इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन बिकॉज इट कंट्रोल ऑल अदर पार्ट ऑफ ब्रेन। सारी वॉलंटरी एक्टिविटीज पर आपके सेरिब्रम का कंट्रोल होता है और एज इट इज अपन ने फंक्शंस में पढ़ा हुआ है, इसलिए पहला तो मैच सही दे रखा है अपन को, लेकिन मिसमैच ढूंढना है इसमें। सेकंड ऑप्शन सेरिबेलम एंड बॉडी बैलेंस, ये भी ऑप्शन सही है। अपन ने पूरे एग्जाम्पल के साथ भी पढ़ा था, ड्रंक पर्सन, अल्कोहलिक पर्सन, उनके पाँव जो लड़खड़ाते हैं, रीजन क्या है? वो जो अल्कोहल होती है वो ब्रेन के सेरिबेलम वाले पार्ट पर इफेक्ट करती है। सेरिबेलम वाले पार्ट का इफेक्ट काम क्या है, फंक्शन क्या है? बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो बॉडी बैलेंस सेरिबेलम करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, इट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। रीजन, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है आपके जो वॉलंटरी एक्टिविटीज होती है, इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द, सॉरी वॉलंटरी लिखा है, बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि आपका कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, ब्रीथिंग, आपका मेटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस, सीक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, इन सबके कंट्रोल में मेडुला ऑब्लोंगेटा का रोल है। अपन ने एज इट इज क्लास में डिस्कस किया हुआ है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, ब्रीथिंग, मेटाबॉलिज्म, सीक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, और आपके कुछ ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, ये सब कंट्रोल करता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ना कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर को। यही मिसमैच है, दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन सही है, समझ में आ गया, इसीलिए थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अभी आपको अगर ये इतने अच्छे से नहीं भी हुआ हो ना, तो इसके जस्ट बाद ही, इस एक्सरसाइज के जस्ट बाद ही अपन एंडोक्राइन सिस्टम शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहली लाइन जो मैं पढ़ाती हूँ एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर वो यही है, तो वहां से ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। वैसे कायदे से ये क्वेश्चन आपके एंडोक्राइन के बाद डालना चाहिए था, पर कोई नहीं, आप यहाँ पर देख लो। बाकी कल की क्लास में ही आपको ये फर्स्ट लाइन में ये मिलेगा। अपन एंडोक्राइन सिस्टम की पहली लाइन ये पढ़ते हैं कि द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम दे जॉइंटली दे कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब ये दोनों मिलकर आपस में बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो मैंने बोला दे जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड वर्क टुगेदर टू रेगुलेट द बॉडी फंक्शन। कौन? न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। ऑप्शंस है, नीदर हार्मोन कंट्रोल न्यूरल एक्टिविटी नॉर द न्यूरॉन कंट्रोल द एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। न्यूरॉन्स रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। मैंने बोला दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट द न्यूरल एक्टिविटी एंड द नर्वस सिस्टम रेगुलेट द एंडोक्राइन ग्लैंड। दोनों आपस में एक दूसरे की एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। वही बोला ना, जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द बॉडी। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? मैंने बोला आपको कि ये एज इट इज जो लाइन है, अपन जैसे एंडोक्राइन सिस्टम शुरू करेंगे सबसे पहली चीज ही अपन उसके अंदर ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इट डज नॉट एक्ट एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर। ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एकदम। आपने नहीं भी, अगर नर्वस सिस्टम नहीं भी पढ़ा हो तो मेरे हिसाब से ऐसे ही सॉल्व हो गया होगा। ये तो आपको इतना तो सबको पता होगा। इनमें से कौन आपका न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करता है? ऑप्शंस आर द नॉरएपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोन, एसिटाइल कोलाइन एंड द एपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन आपको पता है, अपन ने डिस्कस किया हुआ है। एसिटाइल कोलाइन इज ऑल्सो ए न्यूरो ट्रांसमीटर। Cortisone, it is not a neurotransmitter. That's why for this question, second is the correct option. Straightforward question है, इसमें कुछ ऐसा दिमाग बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। I think सबसे सॉर्ट आउट हो गया होगा ये क्वेश्चन। डायरेक्टली उसने ये पूछा कि इनमें से कौन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करता है, तो इट इज द कॉर्टिसोन। ठीक है, चलिए। Which of the following two system are opposite in action to each other? ये दो systems दे रखे हैं, that is nervous and sensory, nervous and endocrine, sensory and endocrine, and parasympathetic and sympathetic। इसने पूछा दोनों opposite action किन दो systems के हैं? Fourth is the correct option regarding to this question। sympathetic और parasympathetic system जो होते हैं आपके, दोनों opposite act करते हैं। कैसे? For example ले लो, जैसे sympathetic system जो है ना, ये इसका काम है आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करना, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना। ठीक है, ये करता है सिंपैथेटिक सिस्टम। तो आपका जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जस्ट अपोजिट, हार्ट रेट सिंपैथेटिक से बढ़ रही है तो इसमें कम होगी। ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है तो ये वेजो डायलेशन कराता है। ऐसे मतलब ये जो दोनों सिस्टम है, इनके एक्शन आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वही उसने क्वेश्चन पूछा है कि दोनों अपोजिट एक्शन दो में से किस सिस्टम के हैं। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दैट इज द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। दे बोथ एक्ट अपोजिट टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सिंपैथेटिक सिस्टम के ये एक्शन है, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है वो। तो पैरासिम्पैथेटिक इसके अपोजिटली, ये हार्ट रेट को बढ़ा रहा है तो वो कम करता है, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है तो वो वेजो डायलेशन कराता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैमेलियन ब्रेन का कैरेक्टर पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इट इज प्रेजेंट ओनली इन मैमेलियन ब्रेन? मतलब ये जो आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस स्ट्राइटम, कॉर्पस फाइब्रोसम एंड कॉर्पस कैलोसम। विच वन ऑफ द इज द लार्जेस्ट? ये क्वेश्चन छोड़ो, लार्जेस्ट कमीशन ऑफ ब्रेन कौन सा है? इट इज कॉर्पस कैलोसम। सही बता रही हूँ ना, पढ़ा है ना अपन लोगों ने ये। हाँ, इसका तो चलो मैंने जो पूछा उसका आंसर तो हो गया कॉर्पस कैलोसम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वही होगा जो आपने अभी बोला। ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एज इट इज थ्योरी के अंदर सब कुछ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये लार्ज मतलब ये मैमेलियन ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ आपको मैमेलियन ब्रेन के अंदर मिलेगा? तो इट इज द कॉर्पस कैलोसम। दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? ये एक इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ ले लो, एसिटाइल कोलिन। अब ये जो, हाँ एक चीज और मैंने आपको बोला था ना, शुरुआत के 20 क्वेश्चन और इसके बाद भी अभी जो कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने बोला कि जब मैं थ्योरी में स्पेशल पॉइंट्स लिखाती तो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। इसके थ्रू आपको क्वेश्चन के थ्रू डिलीवर किए हैं डायरेक्टली मैंने। बहुत से क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुए होंगे, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, डिमोरलाइज वाली बात नहीं है। ये मैंने दिए ही ऐसे हैं, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव काइंड ऑफ, जैसे आपको स्पेशल पॉइंट्स लिखा के कुछ पॉइंट्स याद कराते हैं, तो मैंने वो क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रोवाइड कराया। तो अब इसका मतलब ये नहीं बस ये एक्सरसाइज डिस्कशन हो गया खत्म, ये एक काम आपको खुद को करना है। ये जाके खुद की मेहनत बचा ली, मेरे को नहीं लिखाना पड़ा। आप लोग ये जो क्वेश्चंस थे, जो आपको लगता है कि हाँ ये थ्योरी में नहीं है, ये वैसे वाले क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स बना के अपने नोट्स में एड ऑन कर लेना इन्हें। ठीक है, चलिए द क्वेश्चन इज एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, इट स्प्लिट एसिटाइल कोलाइन इनटू। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम आपके एसिटाइल कोलाइन को किन चीजों में ब्रेक करता है? तो इट इज एसिटाइल कोलाइन, एसीटोन एंड कोलिन, एसिटिक एसिड एंड कोलिन, अमीनो एसिड एंड कोलिन, एंड एस्पार्टिक एसिड एंड एसिटाइल कोलाइन। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। एसिटाइल कोलाइन जो है आपका एसिटिक एसिड और कोलिन के अंदर ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। दैट इज फोर्थ इज द, सॉरी फोर्थ नहीं, सेकंड है ना ऑप्शन में यहाँ, दैट इज सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दैट इज द एसिटिक एसिड एंड कोलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के टाइम पर थ्रू अ नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप बताओ, बहुत डिटेल में अपन ने मैकेनिज्म ऑफ ये नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म अपन ने बहुत जनरेशन ऑन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स डिस्कस किया था। 3 स्टेजेस थी आपकी, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड द रीपोलराइजेशन। ध्यान है, कुछ याद आ रहा है? तो क्या होता था ड्यूरिंग द चार्ज, कैसे कैसे? पोलराइजेशन के टाइम पे इनसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज हुआ करता था, ठीक है, यही होता था। पोलराइजेशन के टाइम इनसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज था एज कंपेयर टू द आउटसाइड। फिर डीपोलराइजेशन स्टेट में 0 पे आके वो पॉजिटिव चार्ज, एक्शन पोटेंशियल +32 +45 हो जाता था। यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -75 MV, -62 -85 मिलीवोल्ट इसका रेंज होता था पोलराइजेशन में, ध्यान आ रहा होगा। तो इनसाइड द चार्ज नेगेटिव होता था। फिर आता था डीपोलराइजेशन वाली स्टेज, 0 पर ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को कंपनसेट करता है, फिर पॉजिटिव बढ़ जाता है, +32 +45 मिलीवोल्ट तक आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था। यानी कि पोलराइजेशन के टाइम तो इनसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज है, डीपोलराइजेशन के टाइम पर इनसाइड द मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर जब रीपोलराइजेशन वाली स्टेज आती है तो अगेन वापस से ये चार्ज जो है इट विल बिकम नेगेटिव। तो ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिक चेंजेस जो है आपके इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह से होता है, नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। इस हिसाब से ऑप्शन देख लो, फर्स्ट पॉजिटिव तो ये यही गलत हो गया क्योंकि फर्स्ट तो नेगेटिव है। दूसरा फर्स्ट नेगेटिव करेक्ट, देन पॉजिटिव एंड कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव, गलत, पॉजिटिव नहीं है उसके बाद नेगेटिव आ रहा है आपका। फर्स्ट पॉजिटिव, ये यही गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू द नेगेटिव, दैट इज थर्ड, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पूरा मैकेनिज्म अपन ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का, वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस जरूर ऐसे हैं कि इसमें मिस्टेक कमिट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये थ्योरेटिकली स्ट्रांग होना चाहिए वाला सेक्शन स्पेशली आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेप्टिक डिले, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पढ़ा है। सिनेप्टिक डिले कितना? 0.5 मिलीसेकंड के लिए होता है, दैट इज फोर्थ। सिनेप्टिक डिले लास्ट 4, इट इज 0.3 to 0.5 पढ़ा था ना, तो 0.2 या 0.5, 0.2 to 0.5 पढ़ा था, तो इट इज फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 0.5 मिलीसेकंड, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ समझाने जैसा है ही नहीं इसमें। हाँ, इसकी एक ट्रिक बता दूंगी मैं, यहाँ पर आया तो देख लो। लेटरल रेक्टस मसल ऑफ द आई, इट इज सर्व्ड बाय विच क्रेनियल नर्व। अब आप ऐसे याद कर लेना, आपकी जो 12 क्रेनियल नर्व्स है ना, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी याद करने की, ऊटा फागवा, क्योंकि इनके मैंने बताया था नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी क्रेनियल नर्व कौन से नंबर की है ये भी आपको याद रखनी जरूरी है। तो इसकी ट्रिक है याद करने की, ऊटा फागवा, ऐसे लिख लो, ऊटा फागवा। तो अब इससे आपको क्रेनियल नर्व्स के नंबर याद रह जाएंगे। अब कंडीशन ये कि आगे के अंदर शुरुआत की वर्डिंग्स बता दी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सी है ये? इट इज ऑक्यूलोमोटर, सेकेंड ओ फॉर ऑप्टिक, olfactory, ट्रॉक्लिया। मेरे को बताना कुछ गलत लिख रही हूं क्या मैं? अब लिखूं चाहे नहीं लिखूं, अब ये वर्ड बोल दिया तो कुछ झोला झमेला किया होगा तब दिमाग दौड़ाने लग जाओगे। ट्रॉक्लिया बता चुकी ना, कोई पहली बार थोड़ी ना बता रही हूँ, क्योंकि ट्रॉक्लिया, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस। आपसे पूछ रही हूँ, मेरे को बताना, गलती करूँ तो ना। एब्ड्यूसेंस, फिर फेशियल, फिर दिस ए फॉर ऑडिटरी, this G for glossopharyngeal, ठीक है। ये V आपका वेगस, A आपका एक्सेसरी स्पाइनल, और ये H आपका हो गया हाइपोग्लॉसस।
कुछ गलती की है क्या? पकड़ो पकड़ो। ऑल्फैक्टरी क्या गलती करी? स्पेलिंग मिस्टेक? हाँ स्पेलिंग पता था यही पकड़ोगे। नहीं ये गलती नहीं है, तो मैंने अभी देखा कि स्पेलिंग में वाई लिखना भूल गई, बाकी गलती नहीं। कुछ नंबरिंग में गड़बड़ की है क्या मैंने? इसलिए किया है क्योंकि ये ट्रिक तो सही लिखी है तो याद रह जाता है। ये नंबर की जैसे ओ है ना, ये 3 है तो इसमें कंफ्यूज ऑल्फैक्टरी है, पहले ऑप्टिक या ऑक्यूलोमोटर है, यहाँ कंफ्यूजन होता होगा। टी 2 है तो ट्रोक्लियर है कि पहले ट्राइजेमिनल है? तो बताओ कुछ गड़बड़ किया है क्या? नहीं आप गलत थोड़ी लिखोगे। लेकिन अब ये भी तो सोचो, मैंने ही बोलते वक्त कर दिया, गेम खेल रहे होंगे ऐसे कर नालायकों, शुरुआत में गड़बड़ की है ये तो पहचान लो, बीच में भी नहीं कहीं करी। पहले वाली ऑल्फैक्टरी है ना, इसलिए ऐसे किया क्योंकि ये 3 ओ है ना, तो इसमें कंफ्यूजन होता है कि ऑल्फैक्टरी है कि ऑप्टिक है कि ऑक्यूलोमोटर है। पहले इन तीनों की नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है शुरुआत में। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑक्यूलोमोटर। सही लिखा है क्या? ये बात होगा। चलो ये ट्रिक तो आपको ऑलरेडी बता चुकी, एक ट्रिक और याद कर लेना। SO4 LR6 और रिमेनिंग, ये आपको रिमेनिंग पूछते नहीं है, एमबीबीएस में अपन लोग पढ़ते हैं इसलिए। SO4 और इसमें भी आपके क्वेश्चन, बस ये रिमेनिंग की तो जरूरत नहीं है, इससे हो जाएगा, पर याद रख लो ये ट्रिक और याद रख लेना। ये नंबरिंग याद रख ली, ऐसे नंबरिंग याद रह जाएगी, ठीक है। SO4 LR6, SO मतलब सुपीरियर ऑब्लिक, LR मतलब लेटरल रेक्टस, तो ऐसे याद रख लेना। जो आपके सुपीरियर ऑब्लिक मसल है उसे 4th नंबर की क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी। 4th नंबर की कौन सी थी? 1 2 3 4 यानी कि ट्रोक्लियर। LR6, LR यानी कि लेटरल रेक्टस मसल जो है आपकी आई की, इसको 6th नंबर की क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि एब्ड्यूसेंस नर्व, ठीक है। ऐसे ट्रिक है ही, अपन हम लोग ऐसे ही याद रखते हैं। एमबीबीएस में जाओगे तो अपन बहुत सारी ट्रिकें पढ़ते हैं इनको रट्टा लगाने के लिए। ये इस मेम्ब्रेन की इतनी सारी नर्व्स और इनकी ब्लड सप्लाई याद नहीं रहती ना, तो अपनी अलग अलग ट्रिक्स बनाते हैं। तो SO4 LR6 और बाकी की जितनी भी है ना, उसे 3rd नंबर की जो मसल्स है, रिमेनिंग 3 यानी कि आपकी ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर ही है कि ये ऑल्फैक्टरी आएगा, क्या आएगा? ऑक्यूलोमोटर है ना, तो 3rd नंबर की नर्व जो है सप्लाई करती है आपको। रिमेनिंग वाला तो नहीं पूछते हैं आप लोगों के में, आपको सिर्फ ये याद रख लेना। SO4 LR6 सुपीरियर ऑब्लिक को 4th नंबर की क्रेनियल नर्व और लेटरल रेक्टस को 6th नंबर की नर्व जो है ये सप्लाई करती है, ठीक है। और ये आपको याद रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो कई क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्या, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ लेते हैं डायरेक्टली 6th नंबर की नर्व कौन सी बताओ, क्रेनियल नर्व, तो कैसे बताओगे? तो आपको ही पता होना चाहिए, इसे गिन पाओ आप 1 2 3 4 5 6 यानी कि एब्ड्यूसेंस है, ठीक है। चलो क्वेश्चन था आपका, लेटरल रेक्टस मसल ऑफ आई, आई की जो LR लेटरल रेक्टस मसल है, इट इज सर्व्ड बाय विच क्रेनियल नर्व? तो LR6 6th नंबर की नर्व कौन सी है आपकी? A फॉर एब्ड्यूसेंस, दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे सुपीरियर ऑब्लिक का भी पूछ सकते हैं। सुपीरियर ऑब्लिक को 4th नंबर यानी कि आपकी ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई करती है, क्रेनियल नर्व, ठीक है। ये ट्रिक आप ऐड ऑन कर लो, ये तो लिखी रखी है ना, वहां पे ये और लिख लो SO4 LR6। SO4 यानी सुपीरियर ऑब्लिक, LR लेटरल रेक्टस और रिमेनिंग मसल्स को 3rd नंबर की सप्लाई करती है, भी लिख लो। क्या जाता है, बाई चांस पूछ लिया तो हो जाएगा, रिमेनिंग को जो 3rd नंबर की है ये आपको सप्लाई करती है, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द एब्ड्यूसेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन इट इज ग्रेटर टू सोडियम पोटेशियम इक्वल फॉर बोथ या फिर कैल्शियम। बताओ, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ा है ना बहुत डिटेल में, किसके लिए ज्यादा होती है परमेबिलिटी? एक एक करके बताओ। पहले पोलराइजेशन में, जब पोलराइजेशन स्टेज आती है आपकी, तो किसके लिए मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ज्यादा होती है, सोडियम के लिए या फिर पोटेशियम के लिए? सोचो सोचो। वेस्ट बंगाल का जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है 2007 का क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया ना कि पूरा एक एक सीक्वेंस, अभी मैं यहाँ पर तो नहीं कर रही हूँ डिस्कस अपन ने, क्योंकि बहुत अच्छे से इसको
किया हुआ है, तो मैं सोचती हूँ आप ढंग से पढ़कर ही आएंगे। कंडक्शन, स्पेशली जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स वाला टॉपिक तो बहुत डिटेल में अपन लोगों ने डिस्कस किया था, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली बीमारी काम करने लग जाए। तो इसमें जो है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के टाइम किसके लिए मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी किस आयन के लिए ज़्यादा होती है? इट इज़ फॉर द सोडियम आयन। दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ना सारी इवेंट्स एक एक याद आ जाए। पोलराइजेशन में क्या हो रहा है, किसके लिए परमेबिलिटी ज़्यादा है, फिर आपका डीपोलराइजेशन स्टेज में क्या हो रहा है, वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे खुल रहे हैं, तो सोडियम आयन के लिए कैसे परमेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, एक एक सीक्वेंस आपको पूरा क्लियर होना चाहिए माइंड में, ठीक है। बट फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द सोडियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कनेक्शन बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट। इट इज सिनेप्स के लिए पढ़ते हैं, इट इज द जंक्शनल रीजन बिटवीन टू न्यूरॉन फ्रॉम विच नर्व इम्पल्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो जंक्शनल रीजन, और फिर इसके ब्रैकेट में लिखाया भी है मैंने कनेक्शन, तो क्या है? इट इज द सिनेप्स। दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एकदम। अब इसको द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मीनिंजस नहीं है, मेनिंजस, ए हटा देना बीच में से, ठीक है, MENINGES, मेनिंजस ऑफ द ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। आपके जो ब्रेन की जो मेनिंजस 3 लेयर्स थी ना, इनका करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। इसका थ्योरी में एक्सप्लेन करूं, इससे अच्छा मैं डायरेक्टली आपको डायग्राम बता देती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन कैसे करना है। थ्योरी हो गया, डायग्राम से सारी थ्योरी क्लियर हो जानी चाहिए। तो पढ़कर आए होंगे, अभी तो आप लोग सब पढ़कर बैठे ही होंगे, क्लास में बैठे हो तो डिस्कशन के लिए सिर्फ अपन डायग्राम ही बना लेते हैं, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, और डायग्राम में सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है इसके। तो समझ में आ रहा है ना, पिक्चर क्लियर होती जा रही है ना, कि नाम सुनते ही माइंड के अंदर पढ़ा होगा तो होगी, नहीं तो कहां से होगी। स्टोरी नहीं एक्सप्लेन करने वाली, सब बहुत अच्छे से ये नाम आते ही सब कुछ आपको आ जाना चाहिए। ये जितने भी वर्ड्स यूज किए ना मैंने, अगर ये समझ में आ गए होंगे आपको, क्लास ध्यान से सुनी होगी, आज घर पर पढ़कर आए होंगे, पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो गया। तो मेनिंजस ऑफ ब्रेन में ये बताया था मैंने आपको, 3 लेयर्स थी, आउटसाइड टू इनसाइड, ये सीक्वेंस है। सबसे बाहर ड्यूरामीटर, फिर अरेक्नॉइड, फिर आपका पायामीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा, आउटसाइड टू इनसाइड, पहले ड्यूरामीटर लेयर है, फिर अरेक्नॉइड है, फिर आपकी पायामीटर है। अब देख लो, ये पहला ही ऑप्शन दे रखा है, ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड एंड पायामीटर, और बाहर से अंदर की तरफ ये सीक्वेंस है। ये बनाया है ना, ड्यूरामीटर की लेयर बनाई, फिर अरेक्नॉइड बनाई, फिर पायामीटर बनाई। तो फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और अब आपको ये क्रेनियल वीनस साइनस कैसे क्या है, क्रेनियल फ्लूइड इसके अंदर कैसे भर रहा है, ये अरेक्नॉइड विलाय क्या है, ठीक है। इन दोनों के ड्यूरामीटर और अरेक्नॉइड के बीच के स्पेस सबड्यूरल स्पेस, अरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच का स्पेस आपका सब अरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। अरेक्नॉइड विलाय, क्रेनियल वीनस साइनस क्या है, सारी चीजें माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। तो मतलब है कि हाँ पढ़कर बैठे हो अच्छे से, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्टली मिल ही गया होगा आप लोगों को। ये डायग्राम इसीलिए बनाया कि सारी चीजें आपको याद हो, मतलब समझ में आ गई हो। ये हो गया हो तो पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो गया, नहीं आया तो वहीं अटैक करो, तो खोल के देख लेना क्या है क्या नहीं है। और मेरे हिसाब से कम आज तो जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए खोल के देखने की। अब कोई थ्योरी थोड़ी ना पढ़ा रही हूँ कि ठीक है
खोल के देख लो, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन का भी लास्ट आज खत्म हो जाएगा, कल तो एंडोक्राइन शुरू कर देंगे हम, अब क्या खोल के देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इंटेलेक्चुअल लिख लेना ये पॉइंट, वैसे आपको चार्ट बनवाया था मैंने शायद, उसके अंदर है ये। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है ये कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। मेमोरी और उसको कौन, राइटिंग हैंड राइटिंग को कौन, ये सबका एक एक वो स्पेसिफिक रीजन दे रखा है, चार्ट में बताया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो डायरेक्टली रट्टा ही लगाना है उसका, सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वहां से। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इट इज रिलेटेड विद द फ्रंटल लोब, दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मैमल्स the brain center which regulate body temperature, it is situated in thermoregulation, urge for eating, urge for drinking, endocrine control, ANS control, biological clock system, behavior and emotion। किसके फंक्शंस थे ये सारे के सारे, सारे फंक्शंस गिना दिए मैंने। हाइपोथैलेमस बोला भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फंक्शंस याद आ जाने चाहिए। अर्ज फॉर ईटिंग, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग, thermoregulation, endocrine control, ANS control, biological clock control, behavior and emotion, they all are the functions of hypothalamus। इसमें पूछा है उसने डायरेक्टली टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेशन पूछा है, दैट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, थर्मोरेगुलेशन, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्डली फंक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला था ना नंबर पूछते हैं सीधा सीधा। थर्ड, ये किसी न किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं कब और किस में पूछा गया था। थर्ड, सिक्स्थ एंड 11th क्रेनियल नर्व्स आर, बताओ आप कौन सी है। ऊटा फागवा, मैंने बोला ये तीनों में जरूर मत कंफ्यूज होना, ये आप कैसे भी इसको याद रखना, इसलिए मैं खेलती रहती हूँ इसके साथ कि आप को कितना याद है। सही है क्या? अब तो सही लिखा है कि नहीं लिखा? पहले वाला, पहले वाले में ही गलती करी थी, इसलिए पहला वाला तो कैच कर लोगे लिखते ही, सब सुनने सट्ट बैठे हुए थे। ट्रॉक्लिया, ट्राइजेमिनल, आधे बच्चों को क्या होता है ना, ट्रिक तो याद रहती है, ऊटा फागवा है ना, नाम भी याद रहते हैं कि हाँ एक ऑल्फैक्टरी, एक ऑप्टिक, एक ऑक्यूलोमोटर है, ट्रॉक्लियर, ये भी याद है। पर ये फुल फॉर्म में यहाँ इन तीन, मतलब मोस्टली टीटी में भी नहीं होते कंफ्यूज, ये शुरुआत के तीन ओ में ही होते हैं बच्चे कंफ्यूज। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल। फिर मैं ऐसे एरो लगा लिख रही हूँ, ए फॉर एब्ड्यूसेंस, F for facial, A for auditory, G for glossopharyngeal, ठीक है, V for vagus, A for accessory spinal and H for hypoglossal। अब इसमें कौन कौन से नंबर पूछे उसने, थर्ड, सिक्स्थ और 11th। थर्ड नंबर 1 2 3 ये वाला, यानी कि ऑक्यूलोमोटर। फिर सिक्स्थ नंबर 3 हो गया, 4 5 6 यानी कि एब्ड्यूसेंस, ठीक है, ये एब्ड्यूसेंस ही है ना। सिक्स्थ नंबर ये हो गया थर्ड नंबर। और कौन सा पूछा उसने, 11th, 7 8 9 10 11, ए फॉर 11 ये वाला एक्सेसरी स्पाइनल, ठीक है। तो यानी कि सीक्वेंस होना चाहिए आपका ऑक्यूलोमोटर, एब्ड्यूसेंस एंड एक्सेसरी स्पाइनल। अब देख लो ये क्या ऑप्शन में, ऑक्यूलोमोटर के बाद ट्राइजेमिनल, ऑक्यूलोमोटर, एब्ड्यूसेंस एंड स्पाइनल एक्सेसरी, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्डली ट्रिक याद है तो ये क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसमें एब्ड्यूसेंस की स्पेलिंग मिस्टेक है, CENS है, ठीक है। ये भी इसलिए बताना पड़ जाता है, भैया आप लोग तो यहाँ पर भी कर देते हो क्या ये स्पेलिंग गलत है, ये भी नहीं आता, हमें मिस्टेक हो जाती है टाइप करने में भी और लिखने में भी, है। चलो ठीक है, क्लियर है ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, याद रखना है इसको।
ये और SO4 LR6 ये सुपीरियर ऑब्लिक इट इज सप्लाइड बाय द 4th cranial nerve and lateral rectus muscle it is supplied by the 6th cranial nerve. Next question is Nissls granules they are absent in, अपन ने डायरेक्टली पढ़ा है Nissls granules कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके, तो साइटोन और सेल प्रोसेस में प्रेजेंट होते हैं. अब सेल प्रोसेस में आपके एक्सोन और डेंड्रॉन दोनों आ गए, ठीक है. मैंने लिखा था सेल प्रोसेस में आपके एक्सोन के अंदर जरूर ये एब्सेंट होते हैं, सिर्फ डेंड्रॉन में प्रेजेंट होते हैं. एज इट इज थ्योरी सेक्शन में अपन ने डिस्कस किया है. Nissls granules दे आर प्रेजेंट इन साइटोन एंड डेंड्राइट्स, ठीक है. डेंड्रॉन्स के अंदर साइटोन सेल प्रोसेस में प्रेजेंट होते हैं, साइटोन और सेल प्रोसेस में, लेकिन सेल प्रोसेस के अंदर जो एक्सोन है उसके अंदर ये एब्सेंट होता है. यानी कि साइटोन और डेंड्रॉन में प्रेजेंट है, एक्सोन में एब्सेंट है. इसलिए किसमें एब्सेंट है पूछा है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दैट इज द एक्सोन. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम एज इट इज थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है, सो अपन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभी वही कंडक्शन एंड नर्व इंपल्शन, जनरेशन एंड कंडक्शन. इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्लास में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ इसे पढ़े हुए, अभी लेटेस्ट ही पढ़ा था. तो आपको सबको होगा, और जिनका नहीं हो उतना स्ट्रॉन्ग घर जाके एक बार अच्छे से रिवाइज करना है इसको. द क्वेश्चन इज द प्रोसेस अकरिंग ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन. रीपोलराइजेशन वाला जब इवेंट होता है तो ऑफ नर्व फाइबर, तो इसमें से क्या आपका होता है, आपके सोडियम और पोटेशियम चैनल कौन खुलता है कौन बंद होता है, आप ऐसे ही बता दो. सोडियम चैनल बंद होता है और पोटेशियम चैनल खुलते हैं आपके, ठीक है. यही होता है, सोडियम चैनल तो क्लोज होते हैं और पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं रीपोलराइजेशन वाले स्टेज में. एज इट इज थ्योरी में क्लास में अपन ने बहुत अच्छे से ये डिस्कस किया हुआ है. तो इसमें देख लो, क्लोज होना चाहिए सोडियम चैनल, दैट इज बी, और पोटेशियम चैनल होना चाहिए खुलना है, दैट इज ओपनिंग ऑफ पोटेशियम, या डी. बी और डी ये होता है, पहले ही ऑप्शन में है. दैट्स वाई फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. ये आपको सबका पोलराइजेशन इवेंट में क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, सब एक एक सीक्वेंस सबका बहुत अच्छे से एकदम टिप्स पे होना चाहिए. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस चैप्टर का, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ठीक है. मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए ये पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका. डायरेक्टली वही पूछा है, रीपोलराइजेशन वाले इवेंट में क्या हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एकदम. तो जब रीपोलराइजेशन वाला इवेंट होता है, सोडियम चैनल तो बंद होते हैं, पोटेशियम चैनल खुलते हैं, तभी तो वापस से नेगेटिव चार्ज आता है ना मेम्ब्रेन के अंदर. तो ये आपके बी और डी ऑप्शन में थे, या बी और डी आपके पहले ही ऑप्शन में दे रखे हैं. दैट्स वाई फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एकदम, मतलब ये बाकी सब इजी इजी क्वेश्चन है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली. जिन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है ना, तो एक भी क्वेश्चन में नहीं अटके होंगे वो, एक्सेप्ट वो जो इन्फॉर्मेटिव काइंड ऑफ क्वेश्चन थे, तो वो तो अपन ने डिस्कस किए, नहीं तो अटकने ही हुआ, तो वो कोई नहीं है. बाकी सारे सिंपल क्वेश्चन है. द वन वे और यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सेल, इट इज ड्यू टू किसकी वजह से, सिनैप्स की वजह से होता है यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन. क्लास में डिस्कस किया है एज इट इज. तो फर्स्ट दैट इज सिनैप्स इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्या एक्सप्लेन करूं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन द बॉडी ऑफ मैन, इट इज फाउंड इन. थर्मोरेगुलेशन किसका फंक्शन है, हाइपोथैलेमस का. तो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कहाँ मिलेगा आपको, हाइपोथैलेमस. दैट इज सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन. हाइपोथैलेमस के लेकिन सारे फंक्शंस आपको एकदम टिप पे होने चाहिए. वापस एक बार रिवाइज कर लो. अर्ज फॉर ईटिंग, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग, थर्मोरेगुलेशन, ANS कंट्रोल, एंडोक्राइन कंट्रोल, बिहेवियर एंड इमोशन और बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम. ठीक है, सारे अपन ने डिस्कस किए हुए हैं. तो स्ट्रेट फॉरवर्डली फॉर दिस क्वेश्चन सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द हाइपोथैलेमस. अभी वापस से कंडक्शन, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ ए मेम्ब्रेन इन मिलीवोल्ट कितना होता है, इट इज फोर्थ -70 मिलीवोल्ट, -60 to -85 इसका रेंज है. ठीक है, एज इट इज डिस्कस करते हैं अपन. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का ये वो होता है चार्ज कितना है, तो इट इज -70 मिलीवोल्ट, दैट इज फोर्थ इज द
करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एज इट इज क्लास में डिस्कस कर रखा है ये अपन ने। रेंज भी याद रखना, -60 to -85 होती है इसकी। तो डायरेक्टली इसमें तो कितना होता है पूछा है, तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। पोलराइजेशन वाले इवेंट में पढ़ते हैं ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है ना, तो वही पूछा उसमें, उसका चार्ज कितना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मैन एब्ड्यूसेंस नर्व इज इंजर्ड। अगर एब्ड्यूसेंस नर्व, एब्ड्यूसेंस कौन से नंबर की, ऊटा फागवत छठे नंबर की है, 6th क्रेनियल नर्व है। अगर आपकी एब्ड्यूसेंस नर्व इंजर्ड हो जाती है तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी इफेक्टेड, किसको सप्लाई करती है, वही इफेक्ट होगा। इनमें से कौन सा फंक्शन इफेक्टेड रहेगा, स्वेलोइंग, मूवमेंट ऑफ द नेक, मूवमेंट ऑफ द टंग, या फिर मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। मैंने आपको बोला था SO4 LR6 याद रखिएगा। तो 6th नंबर की जो एब्ड्यूसेंस नर्व है, ये आपकी आई की जो लेटरल रेक्टस मसल होती है उसको सप्लाई करती है। अब अगर इसके अंदर इंजरी हो गई तो यानी कि लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई नहीं जा पाएगा, तो उससे जो फंक्शन होता है वो इफेक्टेड होगा, दैट इज द मूवमेंट ऑफ आई बॉल। मन में आ गया, ऐसे लिंक्ड अप है। SO4 LR6 ट्रिक बताइए, आपको पूरा 12 क्रेनियल नर्व्स की ट्रिक पता है, तो आपको पता है 6th नंबर की क्रेनियल नर्व आपकी एब्ड्यूसेंस है। मैंने बताया था सुपीरियर ऑब्लिक को तो 4th क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, लेटरल रेक्टस को 6th क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, एब्ड्यूसेंस नर्व लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करती है आई की। तो लेटरल रेक्टस मसल तक नहीं जाएगा, यानी कि अब वो नर्व सप्लाई अगर एब्ड्यूसेंस डैमेज है, काम क्या है, आई बॉल का मूवमेंट कराना, तो ये इफेक्टेड रहेगा। दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन थर्मोरेगुलेशन इन बर्ड एंड मैमल। वही एज इट इज वही क्वेश्चन। थर्मोरेगुलेशन किसका, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर का आपके हाइपोथैलेमस के अंदर। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है फंक्शन वाले पार्ट से। रिफ्लेक्स आर्क पता था ना, टाइप्स वाइप सब पढ़े थे, कंडीशन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे को ही बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या था, एग्जांपल देके बताया था, कोई गर्म चीज है, आपका हाथ अगर उस पर लगा तो आप एकदम से उसे हटा लेंगे, स्पॉन्टेनियस एक्शन आता है आपके माइंड में डायरेक्टली, मतलब आप सोच समझ के नहीं करते कि हाँ मेरा हाथ जल रहा है तो मैं वहां से हटा लूं, एकदम से अचानक से वो एक्शन होता है ना, किसी भी गर्म चीज को छू के अचानक से आपके बॉडी के अंदर एक कोई इम्पल्स आता है, आप एकदम से उसे हटा लेते हैं। ठीक है, तो इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, और इस रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे को ही अपन बोलते थे रिफ्लेक्स आर्क। क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। इट कंसिस्ट ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट न्यूरॉन, दोनों होते हैं। एफरेंट यानी कि सेंसरी डिवीजन, इफरेंट यानी कि आपका मोटर डिवीजन, ये दोनों इसके अंदर है। तो यही पूछा है, रिफ्लेक्स आर्क इट कंसिस्ट ऑफ मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर फोर्थ नन ऑफ द अबव। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एज इट इज थ्योरी में पढ़ाया है। एफरेंट एंड इफरेंट न्यूरॉन दोनों आपके रिफ्लेक्स आर्क में इन्वॉल्व होते हैं। एफरेंट मतलब सेंसरी डिवीजन, इफरेंट आपका मोटर डिवीजन हो गया, तो सेंसरी एंड मोटर नर्व बोथ। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, फिर 3 टाइप्स में अपन ने पढ़े थे कि किस कैसे कैसे उसको क्लासिफाई किया था। ठीक है, याद होगा अब आपको ये सब। चलिए, ऐसा मानती लास्ट टॉपिक ही पढ़ा था शायद रिफ्लेक्स आर्क, तो पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज कंसर्न्ड विद द मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट का बॉडी बैलेंस रेगुलेशन किसका फंक्शन है, सेरिबैलम, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, या फिर टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरिबैलम। दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्योंकि मस्कुलर मूवमेंट बॉडी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हो गया, किसका फंक्शन होता है, ये आपके सेरिबैलम वाले पार्ट का। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फंक्शन वाले पार्ट से। अब वो एज इट इज वर्ड उसने नहीं यूज किया है, बॉडी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, मस्कुलर मूवमेंट वही बात है ना चाल वाल में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है सेरिबैलम। ठीक है, इन ह्यूमन नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस कैलोसम इट कनेक्ट, बताओ पता था सेरिबैलम पढ़ाया था। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है आपस में एक दूसरे से पार्शियली कनेक्टेड रहते हैं, एक वाइट थिक बैंड के थ्रू, कर्व्ड बैंड के थ्रू। उसको अपन बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, विच इज द
लार्जेस्ट कमीशर ऑफ द ब्रेन एंड इट इज द थिंग विच इज प्रेजेंट ओनली इन द मैमेलियन ब्रेन। ये सारी पॉइंट्स याद रखने से रिलेटेड एज इट इज डिस्कस किया हुआ है। तो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में पार्शियली कनेक्टेड किसके थ्रू रहते हैं? इट इज पार्शियली कनेक्टेड थ्रू द कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट कराता है। दैट इज थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये याद रखना, एक तो ये तो है ही, अपन ने डिस्कस किया है, ये याद रखना कॉर्पस कैलोसम इट इज द लार्जेस्ट कमीशर ऑफ द ब्रेन। एक ये याद रखना, मैमेलियन कैरेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन ब्रेन के अंदर ही आपको कॉर्पस कैलोसम जो है ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स इससे रिलेटेड याद रखने हैं आपको। बट फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एज इट इज थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है अपन ने। द नर्व सेंटर which control the body temperature and the urge for eating and are contained in, हाँ, urge for eating are contained in, बताओ किसके फंक्शन है? urge for eating, urge for drinking, thermoregulation, सब it is hypothalamus, that is मैंने बोला भी था ना, स्पेशली hypothalamus के जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं फंक्शन वाले पार्ट से काफी क्वेश्चन है, स्पेशली hypothalamus के फंक्शन से आपने रिपीटेड 5-6 क्वेश्चंस देख लिए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है, ये जनरल एक्सरसाइज वाला पार्ट नहीं है इसके अंदर। तो देख रहे हो आप फ्रीक्वेंसी से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलो इट विल एंड अप विद दिस। ठीक है, अब एक काम आप लोग करिएगा कि जो मैंने ये इन्फॉर्मेटिव काइंड ऑफ क्वेश्चन दिए हैं इसको आप थ्योरी में इनके पॉइंट्स डाल के एड ऑन कर लेना। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज द केमिकल कंट्रोल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन। ठीक है, थैंक यू।